ओके, तो आगे देखो, यहाँ पे हमारा मैंने कहा ई बाई एम रेशियो, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था? हाँ, यस मैम। आर डिपेंड्स ऑन E by M ratio depends on the nature of gas taken in discharge tube. Taken in discharge tube. एक बात याद रखना, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जो वैल्यू है यानी प्रोटॉन के लिए, उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्टिकल्स आर different E by M value, different in depend on nature of gas taken in discharge tube. Positive particle are different in different गैस, किसी में ज्यादा प्रोटॉन किसी में कम प्रोटॉन, और प्रोटॉन को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो बीच में रहता है, अंदर डीपली ब्यूरिड रहता है, ठीक है, तो प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर करते हैं, तो सबसे सेम ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। ओके, इसलिए ई बाई एम रेशियो इलेक्ट्रॉन के केस में तो सेम रहेगा सारे गैस के लिए, बट ई बाई एम रेशियो डिफरेंट होगा डिफरेंट गैसेस के लिए, ठीक है, ठीक है, ई बाई एम, अच्छा ठीक है, लिख तो लिया, ई बाई एम ऑफ प्रोटॉन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ये याद रखना, ये पूछता है क्योंकि, इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रही हूँ, डिफरेंट गैसेस। ओके, तो ये हो गया। अब देखो, अब अगर हम लोग बात करते हैं चार्ज की, तो इस पे चार्ज कितना होगा, तो फिर से यहाँ आते हैं, हाइड्रोजन एटम से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला और एक H प्लस बच गया, यानी एक प्रोटॉन बच गया। आप लोगों को पता है कोई भी एटम अपने किसी चार्ज के फॉर्म में नहीं रहता है, जैसे Na प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, H प्लस के फॉर्म में, O माइनस के फॉर्म में, ऐसा नहीं है, अपने स्टेट में वो न्यूट्रल ही होता है। और कोई भी चीज न्यूट्रल कब हो सकती है, जब उसका चार्ज बैलेंस हो, ठीक है, इसमें भी सिंपल मैथ लगाया गया, यानी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है नेगेटिव का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम पर, सॉरी कूलम, ठीक है, कूलम क्या हो गया, चार्ज हो गया, इतना चार्ज है। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन के पास भी इतना ही अपोजिट चार्ज होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तभी हाइड्रोजन न प्लस और न माइनस में एग्जिस्ट करता है, सिंपली एग्जिस्ट कर पाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना आ गया, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है तो पी प्लस लिखते हैं, 1.6 पॉजिटिव का इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, चार्ज दोनों में बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन में माइनस लगा देंगे, प्रोटॉन में प्लस रहेगा। ओके, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होता है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हमको चार्ज मिल गया, अब हम लोग क्या बात करेंगे, मास की बात करेंगे। तो कल जैसे मैंने आप लोग को कहा कि मास को हम लोग क्या मानते चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को, उसका कुछ मास होता है लेकिन वो इतना कम मास होता है ना कि हम लोग जब एटॉमिक मास वगैरह निकालते हैं, तो मैंने आप लोग को बताया था फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत कम वैल्यू होता है, ठीक है, तो यानी यहाँ पे हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ तो वैसे भी बाहर हो गया तो उसका मास तो जुड़ेगा नहीं, राइट। ओके, और जब हाइड्रोजन का मास हम लोग जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास ऐसे भी निगलेक्ट कर देते हैं, यानी एक हाइड्रोजन का मास किसके बराबर होता है, एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, और एक प्रोटॉन के मास कितना होता है, 1 AMU,
और 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻24 kg। ये kg मिलेंगे तो -24, ग्राम मिलेंगे तो 1.672 इंटू 10⁻⁻, और क्या हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 24 ग्राम। सॉरी, ये 21 नहीं होगा, 27 होगा केजी में, और इतना ग्राम। ओके, तो यहाँ से हमको मास भी कैलकुलेट करके मिल गया। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67 into 10⁻⁻24। अब एक बात पता है, E/M रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ी आती है। E/M रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ी आती है। एक तो फिक्स भी है, जैसे थॉमसन ने कैलकुलेट करके दे दिया, उतनी आती है। बट अगर हम लोग प्रोटॉन के केस में फाइंड करें ना, छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मास बढ़ गया है, और जब बड़ी नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू घट जाती है, और छोटी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ज्यादा बड़ी आती है। इसलिए E/M रेशियो किसकी बड़ी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की। वो तो फिक्स भी है, जो थॉमसन ने दिया था। चलो, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई प्यारे प्यारे बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? तेज लोगों? ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग, क्या मिल गया हमको? इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया। अब एक चीज और मिल जाएगा आपको जो बच गया। अब तो आप लोग जानते हो, तेज हो। अब आप लोगों को पता है कि एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन जब इन लोगों ने ये किया था, तब इन लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ और भी है जो एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो देखो, अब हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। मिटा दूं इसको? अच्छा, इससे पहले हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के पास चले। इससे पहले आप एक बात जान लो, जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी ना, उसके कुछ समय पहले ही वैक्यूलर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की डिस्कवरी करी थी। वैक्यूलर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव पार्टिकल की डिस्कवरी की थी। रेडियो एक्टिव पार्टिकल क्या होती है? इनका नाम होता है अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा हमारा आपका हो जाता है, ये अल्फा पे हो जाएगा चार्ज, बीटा पे हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पे आ जाएगा निगेटिवली चार्ज। ठीक है, और बीटा हमारा हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और ये हो जाता है हमारा न्यूट्रल। इसके कुछ काम नहीं है, बस अभी आप समझ लो थोड़ा सा। न्यूट्रल। ओके, तो देखो, ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल है, ये बहुत ज्यादा हैवी होता है और हार्मफुल होता है। अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा हैवी होता है और हार्मफुल होता है। बीटा थोड़ा कम हार्मफुल होता है, और गामा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारा न्यूट्रल ही होता है, तो गामा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, एक चीज मैंने यहाँ पे उल्टा बता दी बेटा, इसको सुधार लो। हालांकि इससे कुछ काम नहीं है, बट सुधार लो। ये जो चार्ज होता है ना, वो अल्फा पे पॉजिटिव होता है, बीटा पे निगेटिव होता है, और ये काफी हैवी होता है। ठीक है, बहुत हैवी होता है। तो ये रेडियो एक्टिव का डिस्कवर की थी, जैसा मैंने कहा, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, लेकिन उस समय में जब इन लोगों ने डिस्कवर किया था, उतना इन लोगों को नहीं पता था कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो आप लोग ने नाम सुना होगा मैडम क्यूरी का। मैडम क्यूरी, ये भी एक अच्छी साइंटिस्ट थी। तो मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड क्या करते थे, इन्हीं सब पार्टिकल पे काम करते थे। वो लोग रेडियो एक्टिव पार्टिकल पे रिसर्च करते थे। ठीक है, और ये पार्टिकल इतना हार्मफुल है कि उस समय में उतना कैंसर का कुछ इश्यू नहीं था कि सबको कैंसर जैसे अभी फैला है वैसा हो रहा हो, क्योंकि उस समय उतना हार्मफुल रेज भी नहीं प्रोड्यूस होते थे। बट ये मैडम क्यूरी क्योंकि इसी सब पे रिसर्च कर रही थी, तो उनको ब्लड कैंसर हो गया था इन्हीं सब के कारण। ये अल्फा पार्टिकल के रेडिएशन के कारण उनको ब्लड कैंसर हो गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। और फिर उनका डेथ हो गया था ब्लड कैंसर के कारण। बहुत ज्यादा एज नहीं हुआ था तभी हो गया था। ओके, तो अब यहाँ से इसका क्या काम देखते हैं यार। चलो, आप लोग हेडिंग लगा लो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आगे हम लोग का न्यूट्रॉन डिस्कवर हो जाएगा।
तो देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या हुआ और किन्होंने किया, देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, देखो अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं इनकी रेडिएशन काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। तो उसके लिए साइंटिस्ट लोग ने बाद में क्या सोचा कि ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए हम लोग अगर इसके ऊपर काम करना है या इसके ऊपर स्टडी करना है तो कोई शील्ड होना जरूरी है, कोई शील्ड रहे, जैसे क्या मेटल का शील्ड रहे, कोई मेटल से कवर करे जहाँ पे ये रेज आए और टकरा के वापस हो जाए, उससे उतना हार्म नहीं हो। ठीक है, तो उसके ऐसा बनाने का इन लोगों ने ऐसा सोचा। ठीक है, अभी भी आप लोग देखे होंगे किसी बड़े हॉस्पिटल में अगर गए हो तो जहाँ पे एक्सरे होता है फुल बॉडी का, वहां पे जो असिस्टेंट्स होते हैं एक्सरे करने वाले, वो एक डब्बे के अंदर रहते हैं, सिर्फ उनका हाथ बाहर आ पाता है जो एक मशीन को ऑपरेट करता है, और वो डब्बे पूरा मेटालिक होता है, सर में भी हेलमेट रहता है, आईज पे भी कवर रहता है। तो जो आपके एक्सरे कराते हैं पेशेंट, उनको भी बाद में एक्सरे के कारण नुकसान हो सकता है, ज्यादा एक्सरे भी नहीं कराना चाहिए इसीलिए, क्योंकि वो तो हार्मफुल है, बाद में आगे चल वो भी खुद परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक सील बनाने की सोचिए ऐसे, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक, जिसको शॉर्ट में चैडविक भी कहते हैं, इनका नाम था जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक साहब ने क्या किया, एक बेरिलियम का प्लेट ले लिया, बेरिलियम एक मेटल है, इन रेडिएशन से निपटने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक ये बेरिलियम का प्लेट, ये बेरिलियम क्या है, एक मेटल है, 10th में आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े, वहां पे पढ़े होंगे, अभी हम लोग तो पढ़े हैं लेकिन एटम पढ़े हैं, मेटल है कि नहीं ये नहीं पता था, आज जान लियो है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास नंबर हो जाता है 9। ओके, तो उन्होंने क्या किया, इस बेरिलियम के मेटल पे, अभी हम लोगों ने जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल देखा, इन्होंने इस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट शुरू किया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल भेजनी शुरू की, क्योंकि देखना था ना, ऐसा तो नहीं है कि इसको पार करके और रेज और अंदर मतलब पार कर जा रही है, तो फिर तो कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट से भी कवर करें तो फिर फायदा नहीं होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट शुरू की, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गिराना, इस पे डालना शुरू किया बेरिलियम के सीट पे। तो इन्होंने क्या देखा, एक चमत्कार, यहाँ से कुछ बाहर आ रहा है, यहाँ से कुछ पार्टिकल बाहर आ रहा है। इन्होंने सोचा वाह, हम तो क्या करने चले थे और क्या ही हो गया। तो इन्होंने सोचा लगता है हमने भी कुछ गोल्डस्टीन और जेजे थॉमसन की तरह आविष्कार कर दिया। तो इन्होंने क्या सोचा, जरूर ये पार्टिकल या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा। तो इन्होंने इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इसको बैटरी से कनेक्ट किया निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इन्होंने भाई साहब ने क्या, अंकल जी ने क्या देखा कि ये जो पार्टिकल है ये तो ना ही निगेटिव के तरफ जा रहे हैं ना ही पॉजिटिव के तरफ आ रहे हैं, ना ही ये इधर हमारा क्या हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर दो तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हमारा निगेटिव चार्ज हो गया। ओके, तो चैडविक ने क्या देखा, ये जो पार्टिकल है ये तो इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ना ही ये पॉजिटिव के तरफ जा रहे हैं ना ही ये निगेटिव के तरफ जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये बेरिलियम पे जो मैं अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कर रहा हूँ, इससे जो पार्टिकल कुछ बेरिलियम शीट से बाहर आ रही है वो कैसी है, न्यूट्रल है, क्योंकि वो तो ना ही पॉजिटिव की तरफ गई ना ही निगेटिव की तरफ गई। तो ये कैसा हो गया, न्यूट्रल इन नेचर। और जब पार्टिकल न्यूट्रल है तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, 0। और इसके न्यूट्रल होने के कारण ही इसका नाम क्या रखाया, न्यूट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स। बाद में इसका मास भी फाइंड किया गया, ठीक है, बाद में इसका मास भी फाइंड किया गया, इसका मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, मास इसका आता है 1.672 था, उधर यहाँ पे 4 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻24 अगर आप ग्राम में लेते हो तो, और केजी में लोगे तो 1.674 इंटू 10⁻⁻27
kg। ओके, तो इतना क्या आ गया, ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आया। केतन, क्या कुछ डाउट है आपको? ये बेरिलियम का इंस्टीट्यूट क्यों लिया गया था? इसके पीछे कुछ ऐसे लॉजिक नहीं छोड़ गए चैडविक ने, जो हमको डिस्कस करना है। उन्होंने बस बेरिलियम का सीट लिया था, ठीक है, उसके पीछे ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है। कोई एक तो ये थोड़ा लाइट मेटल, एक तो थोड़ा लाइट मेटल है ये, तो उन्होंने प्रोबेबली ये देखना चाह रहे होंगे कि क्या आयरन या फिर जो स्ट्रॉन्ग मेटल है, हैवी मेटल है, वो तो इसको रोक सकती है, क्या लाइट मेटल भी रोक लेंगे, ऐसा तो चेक करना चाहोगा। अब जो भी है इसके बारे में तो उतना डिटेल उन्होंने नहीं दिया है। संभव है कि वो और भी कुछ मेटल लिए होंगे जहाँ पे नहीं शो किया होगा, उतना डिटेलिंग तो हमको नहीं दिया है, ओके, नहीं हमारे सिलेबस में है। तो ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि बेरिलियम ही क्यों लिया, बट हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये बेरिलियम के सीट पे ही इन्होंने किया था। संभव है उनके पास उस समय बेरिलियम ही अवेलेबल होगा। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग बात करें इसके E/M रेशियो की, तो नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, क्योंकि इस पे चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो E/M, ई की जगह पे क्या पुट करेंगे, कुछ भी नहीं, तो ये नॉट स्पेसिफाइड। ओके, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमको प्रोटॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया। इनके जो चार्जेस है उसका मैं आपको एक टेबल बना दूंगी कल। बट यहाँ पे जो डॉल्टन थे ना, उन्होंने जो हमको थ्योरी दी थी, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, उसका सत्यानाश हो गया। क्यों सत्यानाश हो गया? उन्होंने क्या कहा था, एटम ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो अनडिविजिबल है, फर्दर हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट जेम्स ने, जे थॉमसन ने और वोल्स्टीन ने, इन लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के धज्जियां, सॉरी, ये एटम की धज्जियां उड़ा दी, टुकड़े टुकड़े करके दिखा दिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है। यानी एटम को फर्दर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से डाल्टन साहब की थ्योरी खत्म हो गई। अब हम लोग इसका एक रेशियो का जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको मिली, वैल्यू मिली है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको रटना नहीं है, क्योंकि आप लोग तो चार्ज की वैल्यू फर्स्ट चैप्टर में रट के आए हो। प्रोटॉन की मास हम लोग 1 AMU रटे थे, तो वहां पे आप लोग याद करके आए हो। तो सब रटना नहीं है बस आपको, लेकिन हाँ इतना बार पढ़ना है कि याद हो जाए। जैसे मुझे, कैसे मैंने रटा नहीं है इसको, बट बार बार रिपीट करने के कारण ये वैल्यू दिमाग में बैठ जाता है, याद हो जाता है। तो वैसे इतनी बार देखो कि याद हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है वैल्यू इनकी। ओके, तो कल हम लोग एक और स्टोरी सुनेंगे, जे थॉमसन और उनकी मम्मी की खीर खीर वगैरह की स्टोरी सुनेंगे इसकी टेबल बनाने के बाद। तो देखेंगे और क्या करते हैं, कमाल बहुत किए जैसे अंकल ने। तो आज की मीटिंग, आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों में किसी को कुछ डाउट है, फील फ्री टू आस्क।